आज का युग वर्तमान में बड़ा पढ़ा लिखा युग है। आज हर व्यक्ति सभी क्षेत्र में इन डेप्थ नॉलेज रखता है। मोबाइल के बारे में, सिनेमा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, नई गाड़ियाँ जो आती हैं उसके बारे में, भिन्न भिन्न कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है उसके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सारी बातें वो करता है। सारा ज्ञान, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। जब हम उसे देखते हैं तो वो अपना पूरा दिन प्राय 4 प्रकार की विकथाओं में ही लगा देता है। स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा। भोजन कथा की चर्चा वो बहुत करता है, लेकिन वो जो चर्चा करता है सिर्फ रसना इंद्री के विषय को लेकर के करता है। इतना समय उस भोजन कथा के लिए देता है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य होता है आज की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी, उसे यह ज्ञात नहीं है कि हमें किस ऋतु में, कौन से सीज़न में क्या भोजन लेना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। क्यों उसे इतना ज्ञान नहीं है? आज की पीढ़ी बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रही है। आज का युवा वर्ग जिम में जाने के लिए वह समय निकाल लेता है, स्पोर्ट्स के लिए समय निकाल लेता है, लेकिन जिसके लिए उसे थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, प्रॉपर उसका भोजन क्या होना चाहिए, उसके लिए वो सही तरीके से समझ नहीं पाता है। और जो चाहे जैसा चाहे हर सीज़न में वो खाते ही रहता है। ये कहा जाता है आज का व्यक्ति बीमार जो सबसे ज़्यादा पड़ता है वो भुखमरी के कारण नहीं पड़ता है। वो क्यों पड़ता है जानते हो? उपवास से बीमार नहीं पड़ता है, वो खाने से ज़्यादा बीमार पड़ता है। एक तो अधिक खाने से बीमार पड़ता है और दूसरा उसे यह ज्ञात नहीं क्या कब खाना चाहिए, इसलिए वह बीमार पड़ जाता है। भोजन कथा करना वो भी कथा में आ जाता है, लेकिन सही आहार का ज्ञान होना वह भी कथा में बिल्कुल नहीं आता है। दोनों में अंतर समझने की कोशिश करना। आज का व्यक्ति डाइटिशियन के अनुसार थोड़ा बहुत अपनी डाइट को बनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्राचीन काल से जो भारत में संस्कृति चली आ रही है और भारत का जो एक प्रकार से मौसम होता है अलग अलग ऋतुओं में, और उसी के अनुसार वहाँ आयुर्वेद के अनुसार बताया जाता है कि कौन सी ऋतु में आपको कौन सा भोजन करना चाहिए। अभी कौन सी ऋतु शुरू हो गई है पता है आपको? शरद पूर्णिमा के पश्चात कार्तिक महीना लग जाता है तो वहाँ शरद ऋतु समाप्त हो जाती है और हेमंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। कितनी ऋतु होती हैं वर्ष में? एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु, है ना? 6 ऋतुएं होती हैं और इन ऋतु के अनुसार भोजन उसे करना चाहिए। 2-2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है। आषाढ़ सावन का जो महीना होता है, अर्थात लगभग जुलाई और अगस्त का महीना, वह वर्षा ऋतु का काल माना जाता है।
भाद्रपद और अश्विन का महीना यानी लगभग मिड अगस्त से लेकर मिड सितंबर और अक्टूबर, ये शरद ऋतु का काल माना जाता है। और शरद ऋतु के पश्चात 2 महीने जो आते हैं, कार्तिक और मार्गशीर्ष, अर्थात मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर और मिड दिसंबर लगभग, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के अनुसार थोड़ा सा वो डेट बदलती रहती है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार कुछ अलग होता है। यदि हम देखें तो ये पूरा का पूरा चक्र हिंदी कैलेंडर के अनुसार चलता है। तो कार्तिक और मार्गशीर्ष अर्थात मिड अक्टूबर से मिड नवंबर मिड दिसंबर तक जो ऋतु आती है वह कहलाती है हेमंत ऋतु। और मिड दिसंबर से मिड जन और मिड फरवरी तक जो ऋतु आती है वह मूल रूप से सही शीत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु मानी जाती है, अर्थात पौष महीना और माघ का महीना। और शीत ऋतु के पश्चात अथवा शिशिर ऋतु के पश्चात आती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु अर्थात फागुन और चैत का महीना, यानी मिड जनवरी से मिड मार्च तक जो आ जाते हैं 2 महीने लगभग, ये कहलाते हैं वसंत ऋतु, पतझड़ का जो मौसम आता है। और वसंत ऋतु के पश्चात ज्येष्ठ और चैत्र मास और ज्येष्ठ मास, ये आती है ग्रीष्म ऋतु, अर्थात अप्रैल और मई के बाद ये 2 महीने हो जाते हैं। तो ऐसे 2-2 महीनों की एक ऋतु मानी जाती है और हर ऋतु में मौसम बदलता हुआ रहता है, बदला हुआ सा नजर आता है। अब एक बहुत बड़ी विडंबना है आज के युग में, जितने भी पढ़े लिखे वर्ग है वो तो ऋतु भी नहीं जानते। हाँ, वो ये कहेंगे विंटर सीजन है, समर है, ऑटम है, रेनी सीजन, मानसून सीजन, बस इतना वो समझते हैं। पर यदि हम देखें आयुर्वेद के अनुसार सूर्य की जो गति होती है इस पृथ्वी के चारों ओर, उसी के अनुसार मौसम में गर्मी, सर्दी और बारिश आती है। जब सूर्य पृथ्वी के निकटतम अवस्था में रहता है तो वहाँ गर्मी अधिक होती है, और सूर्य जैसे सुमेरु पर्वत से जितना जितना दूर होता है उस समय यहाँ सर्दी अधिक होती है। तो आज से या यूँ कहें, अभी क्या चला, शरद पूर्णिमा हो गई। शरद पूर्णिमा के पश्चात जो नया महीना शुरू हो जाता है वो कौन सा महीना कहलाता है? कार्तिक, अर्थात जिस महीने में दीपावली आती है। तो दिवाली का महीना और दिवाली के बाद का महीना ये कहलाती है हेमंत ऋतु। तो इस ऋतु में आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए जानते हो? कार्तिक के महीने से शुरुआत होती है, तो थोड़ा सा पहले ये समझ लें कार्तिक के महीने में क्या नहीं लेना चाहिए। तो कार्तिक के महीने में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिछले महीने कहा था अश्विन अथवा कुंवार का महीना, करेले का सेवन नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही कार्तिक लगता है तो आयुर्वेद के अनुसार दही का निषेध होता है, और यहाँ कहते हैं कि अब करेले का आप सेवन कर सकते हैं। अब समझना थोड़ा सा, ये विकथा की बात नहीं चल रही है, क्योंकि आप सही पथ्य का सेवन करेंगे, यानी जिस समय जो खाना चाहिए वो करेंगे, तो उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य बराबर रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य बराबर रहेगा, और जहाँ मानसिकता बराबर रहेगी तो फिर हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस यानी आत्मिक स्वास्थ्य बराबर रहेगा। क्योंकि हमारे मन में उथल पुथल शरीर को लेकर के भी बहुत अधिक होती है, और आज हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस तो है, कब इग्नोर कर देता है अपनी हेल्थ को। एक तो अज्ञान के कारण, जब से पता नहीं रहता है तो वह समझ नहीं पाता, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिह्वा का जो लोलुपी होता है, वह सब कुछ जानते हुए भी जो उसे नहीं खाना चाहिए वह उसका सेवन करते चला जाता है ना।
इसकी रसना इंद्री के प्रति बहुत ज़्यादा गृद्धता होती है, वो भक्ष भक्त को देखता है? नहीं देखता है। उसे मालूम है नहीं खाना चाहिए, हेल्दी नहीं है, अब डॉक्टर ने मना किया, डायबिटिक पेशेंट है, शुगर नहीं लेना चाहिए, फिर भी यही जी ललचाता है, रहता ही नहीं मीठे के बिना। डॉक्टर ने कहा है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, इस प्रकार से ऑयली फूड नहीं लेना चाहिए, फिर भी लेता है। तो जिसका कंट्रोल अपनी जिह्वा में नहीं होता है, वह व्यक्ति समझते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी असंयमी होकर के वह खाने के लिए तत्पर हो जाता है, जो उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो हमें यह समझना है, यदि हम अपने मन की स्वस्थता पाना चाहते हैं, अपने मन को, अपने इमोशंस को व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है हमारी फिजिकल फिटनेस से। फिजिकल फिटनेस जहाँ अच्छी रहेगी तो व्यक्ति मन में से भी बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा, और जहाँ फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, कोई भी रोग पैदा हो जाएगा, तो वहीं से उसे परेशानी प्रारंभ हो जाती है। तो ये शरीर विज्ञान और आहार विज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तो चूंकि अब कार्तिक का महीना अथवा हेमंत ऋतु की शुरुआत हो गई, तो पहले आप यह समझ लीजिए आपको किससे बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? तो दही से बचना चाहिए। और किससे बचना चाहिए? देखिए, हमारी बॉडी के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है, मेडिकल साइंस आज वर्तमान के अनुसार समझे तो कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, फैट की आवश्यकता होती है, विटामिन्स की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की आवश्यकता होती है, और फाइबरस फूड की आवश्यकता होती है। और अपनी बॉडी को व्यवस्थित मेंटेन रखने के लिए हाइड्रेशन लेवल होना चाहिए, यानी पानी की मात्रा बहुत आवश्यक। मेन ये 7 कंटेंट होते हैं, 7 टाइप्स के। एक कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, अर्थात जिसे खा करके इस व्यक्ति को ग्लूकोज की पूर्ति अपने आप होते रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो मिलता है हमें मूल रूप से ग्रेन से, होल ग्रेन यानी अनाज से। प्रोटीन्स की पूर्ति होती है मुख्य रूप से दालों से और डेयरी प्रोडक्ट से, यानी दूध, छेना, मावा, दही, छाछ, पनीर आदि जो इतने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे प्रोटीन की पूर्ति होती है। फैट्स की पूर्ति किससे होती है? घी से, शुद्ध घी से, हेल्दी फैट। सैचुरेटेड फैट की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रांस फैट की बात नहीं कर रहे हैं। जो आप तले हुए भोजन खाते हो, डीप फ्राई वाले, उससे भी फैट मिलता है, पर वो अनहेल्दी फैट माना जाता है, सैचुरेटेड फैट माना जाता है, वो नुकसानदायक होता है, उससे हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं। लेकिन हमें हेल्दी फैट की भी आवश्यकता होती है। वो फैट इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि जो विटामिन्स हम लेते हैं उस विटामिन का कंजम्पशन इसके माध्यम से, उसका एब्जॉर्प्शन फैट के माध्यम से होता है। यदि फैट ना हो तो पूरे विटामिन को वो एब्जॉर्ब बॉडी नहीं कर पाती है, तो फैट की आवश्यकता होती है। तो वो हेल्दी फैट किससे मिलता है? जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, अखरोट है, बादाम है, पीनट्स आदि हैं, अथवा जैतून आदि का तेल आदि है, फ्लेक्स सीड है आदि हैं, इतने हैं ना, पम्पकिन सीड है, खरबूजे के, तरबूजे के बीज जितने भी हैं, तिल है, तिल का तेल आदि, इससे हेल्दी फैट, नारियल है, इनसे बॉडी को हेल्दी फैट मिलता है। इसके अलावा फिर विटामिन, मिनरल्स की पूर्ति और विटामिन की, तो विटामिन आपको फल और सब्जियों से मिलते हैं। तो फल और सब्जी सीजनेबल, मौसमी होना चाहिए। और मिनरल्स की पूर्ति, खनिज पदार्थों की पूर्ति जो होती है वो अन्य आदि पदार्थों से, जैसे नारियल पानी आदि है, और जिसमें भी बहुत अधिक विटामिन्स होते हैं, ऐसे आयरन रिच सब्जियां होती हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं उनसे, और फाइब्रस फूड यानी रेशेदार जो अन्न आदि होता है, छिलके वाला अन्न, मोटा अन्न, जैसे मिलेट्स आदि होते हैं। तो अब आपको देखना है इस महीने में, कार्तिक के महीने में, कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति आप किससे करें।
क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता मूल रूप से फ्यूल के रूप में होती है। तो वो गेहूं से भी मिल सकता है, ज्वार बाजरा आदि सभी अन्न से मिलता है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि इस महीने में गेहूं आपको नहीं खाना चाहिए। सबसे हेल्दी अन्न कौन सा है? तो वो कहता है जौ, फिर बाजरा और ज्वार है, और चावल। लेकिन ध्यान रखें वो चावल देसी होना चाहिए। सफ़ेद चावल जो बासमती होता है उसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो अन्न खाया जाता है वो धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है। अर्थात जो आप भोजन करते हैं, हेवी डाइट लंच के रूप में करते हैं, आपने जैसे फल खा लिए तो तुरंत 1-2 घंटे में पच जाएंगे, लेकिन अन्न पचने में समय लेता है और वह धीरे धीरे एनर्जी को देने वाला, फ्यूल के रूप में देने वाला होता है। तो हर व्यक्ति को बचना चाहिए गेहूं के सेवन से। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद आता है नंबर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की आवश्यकता बॉडी में क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए होती है, हड्डियों की मजबूती के लिए होती है, हमारे शरीर में रहने वाले सेल्स यानी कोशिकाएं हैं उसकी रिपेयर के लिए होती हैं, उसके जो टिश्यूज़ हैं उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होती है। यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो भी हमारा शरीर नहीं चल सकता। तो मुख्य रूप से प्रोटीन की पूर्ति दालों से होती है। तो कौन सी दाल का सेवन होना चाहिए? मूंग की, तुअर की और चने की दाल का सेवन होना चाहिए, मसूर आदि का। लेकिन उड़द और कुल्थी आदि दालों से बचना चाहिए क्योंकि वो हैवी होती हैं। अब आप कह सकते हैं अब तो हेल्दी सीजन आ रहा है, अभी हेल्दी सीजन शुरू नहीं होता, अभी तो ये ट्रांजिशन फेज है। वर्षा ऋतु में हमारी जठराग्नि मंद होती है ना, भूख लगती है वर्षा ऋतु में, ज़्यादा नहीं लगती, और ये सबसे अच्छा सीजन होता है उपवास के लिए। इसी ऋतु में सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्व आते हैं, अष्टानिका आदि है और दशलक्षण पर्व आते हैं। तो जितने को उपवास की साधना वहाँ पे की जाती है। अब धीरे धीरे वो शीत ऋतु की ओर पहुँचता है, तो एकदम से हैवी डाइट नहीं होना चाहिए, बहुत प्रिकॉशंस लेकर के होना चाहिए। अब हमें फैट्स की पूर्ति किससे होगी? तो डेयरी प्रोडक्ट्स से। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स में किसका दूध होना चाहिए? भैंस का नहीं, गाय का। जब हम गाय कहें तो देशी गाय का, HF नहीं, जर्सी नहीं, क्रॉस ब्रीड वाली नहीं। वो गाय नहीं है, वो गाय जैसा दिखने वाला पशु प्राणी है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और गाय की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत अंतर होता है। दूध तो वो भी दे रही है जर्सी गाय, पर उसके दूध में और देसी गाय के दूध में बहुत अंतर होता है। सबसे अच्छा दूध होता है गिर जाति के गाय का। आचार्य भगवान कहते थे उसमें स्वर्णत्व होता है, वो पीला सा हल्का पीलापन लिए हुए होता है। जो हल्का पीलापन होता है वो उस गोल्ड की ओर इंगित करता है, इशारा देता है। तो उसी का दूध, उसी का दही, उसी का घी, उसी का छेना आदि का सेवन करना चाहिए। लेकिन इस महीने में पनीर का सेवन नहीं करना चाहिए। छेना और पनीर में क्या अंतर है? छेना आप जो बनाते हो और पनीर जो कॉम्प्रेस कर दिया जाता है एकदम। मार्केट वाला पनीर तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। आप तो जानते हैं आज के ज़माने में सब कुछ डुप्लीकेट ही प्राय मिलता है। वही है। हाँ, फ्रूट्स कौन सा होना चाहिए? विटामिन रिच फ्रूट, मूल रूप से मौसम्बी और संतरा, विटामिन सी रिच, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो। इस सीजन में कौन से फल आते हैं? हाँ, सीताफल का सेवन है, केले का सेवन है, जो केला पोटेशियम की मात्रा जिसमें बहुत अधिक होती है। तो सीजनेबल फ्रूट्स होना चाहिए, लेकिन पपीता, तरबूज, खरबूज आदि इनसे बचना चाहिए। खाते तो नहीं हो, पर कई लोग हो सकते हैं। हाँ, इस मौसम में बचना चाहिए। इस मौसम कार्तिक के महीने के लिए
बाकी के महीनों में नहीं कहा गया। इस मौसम में अपने आप को बचाना चाहिए। अब देखिए, हमारे शरीर में जो आहार जाता है वो कई रसों वाला होता है। रसों मीन्स जैसे रसी आप करते हैं ना, मीठे की रसी, नमक की रसी, तेल की, घी की, दही की, दूध की। तो इस मौसम में, इस महीने में तो मूल रूप से दही की रसी को अवॉइड कर, यानी दही की रसी को पालन करना चाहिए, यानी दही को अवॉइड करना चाहिए। और आयुर्वेद के अनुसार खाद्य पदार्थ हैं, उसमें कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, हमारी टंग्स में कितने प्रकार के सेंसर्स होते हैं। मीठे का टेस्ट लेती है हमारी जिह्वा, खट्टे का टेस्ट लेती है, चरपरे का टेस्ट लेती है, कड़वे का और कसायले का। चूँकि अभी भी थोड़ी सी पित्त प्रकृति जैसी होती है, तो पित्त प्रकृति के समन के लिए कषायले रस का सेवन होना चाहिए और मीठे रस का सेवन होना चाहिए, कड़वे आदि रस का भी सेवन होना चाहिए। कसायला रस किस में होता है? हाँ, सबसे ज़्यादा कसायले रस होता है आंवले में। तो आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड माना जाता है, तो इस रस का सेवन होना चाहिए। तीखे आदि रस से इस सीज़न में बचना चाहिए, नहीं ज़्यादा चरपरा नहीं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये संधि काल माना जाता है। अभी वर्षा ऋतु के पश्चात शीत ऋतु की ओर हम जा रहे हैं, तो हमेशा जो संधि काल होता है, यानी ट्रांजिशन फेज होता है, उस समय हर व्यक्ति को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एकदम से नहीं है तो बीमार होने की संभावना बनी रहती है। अब हमें फैट किससे मिलेगा? ऑयल से मिलेगा। तो ऑयल का सेवन कौन सा होना चाहिए? तिल का तेल अथवा नारियल का तेल। और सबसे अच्छा है शुद्ध घी, देशी गाय का, शुद्ध गाय का शुद्ध घी। आपको याद होगा, एक बार बताना, शुद्ध गाय का शुद्ध घी का सेवन होना चाहिए। यही चिकनाई होता है, चिकनाई होती है जो हमारे शरीर के लिए पौष्टिक होती है, हमारी नसों के लिए पौष्टिक होती है, हमारे सेल्स कोशिकाओं के लिए बल देने वाली होती है, मजबूती देने वाली होती है, और यहाँ तक कि हमारे मस्तिष्क के लिए सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में होती है, हमारे नर्वस सिस्टम्स के लिए बहुत मजबूती देने वाला होता है। तो शुद्ध गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और इस मौसम में अब यहाँ तिल का सेवन बढ़ना चाहिए यहाँ से। और विशेष रूप से क्या बोलते हैं इसे, जवस, मराठी मध्ये काय म्हणतो, जवस, अलसी, अलसी, फ्लैक्स सीड है ना, अलसी बोलते हैं ना। हाँ, अलसी बहुत अच्छा पदार्थ है। महाराष्ट्र में इसका सेवन अच्छा से होता है, बाकी अन्य जगह बहुत कम होता है। उसका तेल का भी सेवन होता है, पर प्राय लोग उस तेल को गरीबों का तेल मानते हैं, है ना। अमीर लोग नहीं खाते। अमीर लोग तो बोला ग्राउंड नट यानी मूंगफली का तेल नहीं, पर यह तेल अवॉइड करना चाहिए। सोयाबीन आदि के तेल से भी अपने आप को बचाना चाहिए। तिल सबसे अच्छा माना जाता है, और हो सके तो शुद्ध घी का सेवन होना चाहिए। सफेद शक्कर यानी रिफाइंड फूड, जो रिफाइंड शुगर होती है ना, कभी सोचा है गन्ना तो उसका रंग कैसा, और गन्ने का जो जूस बनता है, गन्ने का रस, उसका रंग कैसा होता है, कैसा होता है। फिर वो शक्कर सफ़ेद कैसे हो जाती? जो गुड़ बनता है उसका रंग कैसा होता है? लालिमा को लिए हुए मेहरून सा कलर होता है। शक्कर कैसे हो जाती है? सफ़ेद कैसे हो जाती है? तो बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे सल्फर आदि प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ चारकोल का भी प्रयोग में उपयोग हो जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, कुछ बोन चारकोल का भी प्रयोग होता है। तो नेचर के अगेंस्ट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा वो नुकसानदायक माना जाता है। तो उस प्रकार के सफ़ेद शक्कर से अपने आप को बचाएं।
रिफाइंड ऑयल से अपने आप को बचाएं। आज वर्तमान में हर घर में सिर्फ रिफाइंड ऑयल का ही प्रयोग होता है। फिल्टर्ड ऑयल का प्रयोग होना चाहिए, रिफाइंड का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है कि मूल रूप से जितने भी रिफाइंड ऑयल होते हैं उसकी गंध को निकालने के लिए उसमें ऐसे प्रिजर्वेटिव्स केमिकल्स डाले जाते हैं वो उस तेल के पौष्टिक गुणधर्म को भी नष्ट कर देते हैं। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा हार्ट की समस्या इसलिए हो रही है, कोलेस्ट्रॉल क्यों ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, तो प्रायः वनस्पति घी का प्रयोग करते हैं और रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करते हैं। उसमें न जाने कितने प्रकार के केमिकल हेक्सेन आदि डाले जाते हैं। अब कई तो मिलावटी तेल हो जाते हैं, उसमें पामोलिन का भी तेल होता है, सोयाबीन का तेल हो जाता है, वो सस्ता पड़ता है। अब उसमें एसेंस डाल दिया जाता है, वो उस नाम से आ जाता है। तो रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा तेल तो माना जाता है घानी का तेल, शुद्ध घानी का, लकड़ी की घानी का, वो सही तेल माना जाता है, वो हेल्दी तेल माना जाता है। उस हेल्दी तेल से कभी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता, इस बात का ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है अनहेल्दी ने रिफाइंड ऑयल से बढ़ता है, क्योंकि उसको शुद्ध बनाने के लिए अब तो डबल रिफाइंड और ट्रिपल रिफाइंड, सिंगल रिफाइंड में आता था 6 प्रकार के केमिकल डालते हैं, डबल रिफाइंड में 12 और ट्रिपल में 18 प्रकार के ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं जो सबसे अधिक नुकसानदायक होते हैं। तो उस तेल से अपने आप को बचाओ। आप लोग घर में वही प्रयोग करते हो कि नहीं? हाँ, ब्रांडेड प्राय सब रिफाइंड ही आते हैं। वह आप फिल्टर यूज़ करेंगे तो उसमें चिकनाई ज़्यादा रहती है, थोड़ा सा वो दिखता है ऐसा, उसकी स्मेल वैसी आती है तो अच्छा सा लगता नहीं है। हर कोई नहीं कर पाता है तो बचो। हाँ, और ड्राई फ्रूट्स में मुनक्का, किशमिश आदि का, खजूर का सेवन और भीगे मेवे का सेवन होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं होना चाहिए सूखे का। जैसे अखरोट है, बादाम है, चिरौंजी है, इनका आप सेवन कर रहे हैं तो भिगो कर के करेंगे तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। काजू आदि को अवॉइड करना चाहिए। नमक, आयोडाइज सॉल्ट, सफ़ेद नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा एक बार आचार्य ने 5 सफ़ेद जहर बताए थे, सफ़ेद नमक, सफ़ेद शक्कर, सफ़ेद मैदा, भैंस का सफ़ेद दूध और सफ़ेद चावल। इनको तो पूरी तरह से कैसे अपने घर से, किचन से बाहर ही निकाल दो तो उतना ही अच्छा। देसी चावल खाना सीखो जो हेल्दी होता है, भले ही थोड़ा सा मोटा होता है पर वह स्वास्थ्यवर्धक होता है। एक वैद्य जी आए तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई थी, चावल जो है कुकर में कभी नहीं पकाना चाहिए। चावल जो है पहले ज़माने में हंडी में बनाया जाता था, तपेली में तपाया जाता था, बनाया जाता था, वो सबसे पौष्टिक माना जाता है। और आज कुकर में ही है, इतनी तेज़ी से, उतनी स्पीड से बन करके तैयार हो जाते हैं कम समय में, तो वो नुकसान, वो भारी होता है। जो हंडी आदि में बनाया जाता है, ऊपर जो उसका माड़ जैसे आ जाता है वो निकल जाता है, वो हल्का हो जाता है, वो हेल्दी माना जाता है। तो चावल इस प्रकार का होना चाहिए। बिल्कुल अवॉइड करो, पॉलिश वाला चावल बिल्कुल अवॉइड करो। नेचुरल होना चाहिए ना, जैसा नेचर से मिल रहा है। कैसे नहीं मिलता है? इंद्रायणी चावल मिलता है, विष्णु भोग मिलता है, चुन्नर मिलता है, सब मिलता है। छोटे दाने का रहता है, दिखने में अच्छा नहीं होता पर वो स्वास्थ्यवर्धक होता है। हाँ? ऐसा चावल जिसके दाने अलग अलग ना हो, जिसे बोलते हैं ना भात, आयुर्वेद में सिखाता है भात, यानी एक लड्डू जैसे बन जाता है, वो हो जाता है। हमारी आंतों को भी सफाई करने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। और हाइड्रेशन के लिए इस महीने में तांबे के जल का प्रयोग ना करके मिट्टी के जल का प्रयोग करना चाहिए। और रजत जल का प्रयोग होना चाहिए। रजत जल तो जानते हो ना, चांदी के बर्तन में अथवा चांदी के सिक्के को डाल करके उबाला हुआ हो मिट्टी के बर्तन में, तो ऐसा हमारे शरीर में वह वाटर कंटेंट बना रहे। आज डॉक्टर्स कहते हैं कि मिनिमम 2 लीटर से
2 से 2.5 लीटर पानी हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन लेना चाहिए, शुद्ध पानी। उसमें जूस की काउंटिंग नहीं होगी, भले ही वो लिक्विड है, पर पानी अलग है। पीते हैं इतना पानी? हाँ, नारियल पानी उसमें चल सकता है, नींबू पानी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर तो प्रतिदिन कंज्यूम होना ही चाहिए। कितने लोग पीते इतना पानी? मुनि महाराज जो एक बार आहारचर्या करते हैं, उनकी बात थोड़ा सा, उनको सब कुछ लेकर के एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन श्रावक तो अपने आप को इस प्रकार से बना ही सकता है, बचा ही सकता है। बचा सकता है कि नहीं? मिनरल्स क्यों आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में? मिनरल्स ना हो, मिनरल्स मीन्स कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन, ये हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत करते हैं, हमारे ब्रेन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। यदि हमारा ब्रेन व्यवस्थित रहेगा तो हमारा मन व्यवस्थित रहेगा, मन व्यवस्थित रहेगा तो तन व्यवस्थित रहेगा, और तन तब व्यवस्थित रहेगा जब सही आहार, सही भोजन, सही अनुपात में किया जाएगा। तो इस सीजन के अनुसार अपने आप को इन से बचाना है। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं लेना है, तामसिक होता उस अपेक्षा से नहीं, इस महीने में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जो भल जैन नहीं भी है, प्याज है, लहसुन है, बैगन आदि है, शकरकंद है, गाजर, मूली आदि, गोभी, ककड़ी आदि, इस मौसम में बचें इनसे। तो सब्जी कौन सी खाना चाहिए विटामिन जिससे मिलेगा? तो लौकी, परवल, पम्पकिन, कद्दू, भिंडी आदि ये है, क्योंकि इन सब्जियों से और उन साइट्रस फ्रूट्स से हमारे शरीर के लिए विटामिन्स मिलते हैं, और विटामिन एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, और मिनरल भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए विटामिन्स की आवश्यकता होती है। अब आयरन को एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। कुछ लोग होते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, अब हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वो खजूर खाना शुरू कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड़ खाना शुरू कर देते हैं, अनार का सेवन शुरू कर देते हैं, पालक आदि का सेवन कर देते हैं शुरू, फिर भी उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। तो लोग बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, बोले हम तो डाइटिशियन के अनुसार खा रहे हैं, इससे तो बढ़ना चाहिए। तो आयरन की मात्रा इनसे मिलती है, नो डाउट, लेकिन वह आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कब होता है? तो जब एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन सी की मात्रा अधिक होगी। तो विटामिन सी जो मिलता है साइट्रस फ्रूट्स से मिलता है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है और आंवला। ये एंटी एजिंग विटामिन्स माने जाते हैं, यानी इससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता, उसकी त्वचा में जल्दी झुर्रियाँ नहीं आती। कौन? जो विटामिन सी का सेवन अच्छे मात्रा में हमेशा करता है। आपने देखा होगा कई लोग हैं इनकी स्किन हमेशा ग्लो करते रहती, भले ही एज 60+ भी हो गई है, फिर भी उनकी स्किन चमकते रहती है, लगते नहीं है कि उतनी एज के हैं। और कई लोग अर्ली एज में ही अधिक एज लगने वाले लगने लगते हैं, ऐसा क्यों है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो हमारी एज को जल्दी डिटेरिएट नहीं होने देता है, हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है, हमारे भीतर जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। प्राचीन काल से आयुर्वेद में एक सबसे अच्छा खाया जाता था च्यवनप्राश, ऋषि च्यवन ने जो बनाया था, उसमें सबसे अधिक कंटेंट होता है आंवले का, आंवले से ही बनता है, और भी उसमें जड़ी बूटियाँ डलती 30-32 प्रकार की, अन्य अन्य प्रकार की। यानी वो ऋषि च्यवन के बारे में कहा जाता था कि वो इतने बूढ़े होने के पश्चात भी उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं झलकता था प्रतिदिन। तो उस प्रकार से यानी जितना भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं और विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं, वे हमारे शरीर में बहुत पौष्टिकता देते हैं, बल भी देते हैं। उसी के माध्यम से वो लौह तत्व आयरन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है,
और जहाँ आयरन एब्जॉर्ब होगा तो हमारे इस तंत्रिका तंत्र को यानी इस नर्वस सिस्टम को वो प्रॉपर मैनेज करके रखती हैं, उसकी हेल्थ को बना करके रखती हैं। ये विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में बहुत एक अधिक वाइटल रोल प्ले करते हैं। यदि इसकी डेफिशिएंसी होने लगती है तो नसों में कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, कुछ व्यक्ति जल्दी भूलने लगते हैं, होता है ना, ब्रेन से सिस्टम है प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। तो तब वर्क करता है जब उसे सही मायने में विटामिन्स भी मिले और पूरे के पूरे मिनरल्स भी मिले। तो मेन रूप से विटामिन सी और आयरन रिच कंटेंट डाइट होना चाहिए। आयरन रिच तो जैगरी यानी गुड़ में होता है, खजूर में होता है, अनार में होता है, टमाटर आदि में होता है। इसके अलावा जो लोग भाजी पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं ना, उसमें आयरन के कंटेंट बहुत होता है। पर ये शरीर को लगता कब है, जब विटामिन सी उसका सपोर्टिव सिस्टम में रोल बहुत महत्वपूर्ण प्ले करता है, वो प्रॉपर हो तो शरीर में वो एब्जॉर्बेशन बहुत अच्छे से होता है, अदरवाइज वो नहीं हो पाता। हाँ ये लेना नहीं, विटामिन सी जिससे मिलता हो। हाँ वो साइट्रस फ्रूट्स जितने भी आते हैं, संतरा मौसम्बी आदि है, नींबू है, और आंवला का सेवन। तो आंवला तो अपने आप में बहुत गुणकारी है, इससे हमारी मेमोरी भी बहुत मजबूत बने रहती है, याददाश्त बहुत मजबूत रहती है, हमारे ज्ञान का क्षेपशम भी यानी वो सहायता, उसमें क्षेपशम को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ब्रेन प्रॉपरली वर्क करेगा तो हमारा मन भी अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा शरीर अच्छा रहेगा, शरीर तब अच्छा रहेगा प्रॉपर सही डाइट होगी। और सही डाइट ही पर्याप्त नहीं होती है, मेन जो होता है क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी पथ्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है अपथ्य से बचना। जैसे गाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका एक्सीलेटर से भी ज़्यादा किसकी होती है, ब्रेक की होती है। यदि ब्रेक ना हो गाड़ी में तो एक्सीडेंट हो करके ही रहेगा। ऐसे ही आप बीमार पड़ रहे हो, दवाई भी खा रहे हो, साथ में खटाई भी खा रहे हो, मिठाई भी खा रहे हो, तो क्या होगा, सर्दी जुकाम है, खांसी है, साथ टेबलेट भी ले रहे हो और इमली की खटाई और सारी की सारी चाट पकौड़ी चल रही, तो क्या होगा बताओ। तो वो दवाई कोई काम नहीं कर पाएगी। एक तरफ से दवाई उसे क्योर करते चले जाएगी, दूसरी तरफ से वो डैमेज करता चले जाएगा। तो हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग सिस्टम होता है, यानी एक इम्यून सिस्टम अपने आप में बहुत मजबूत होता है। हर एक शरीर अपने आप में स्वयं स्वस्थ अपने आप को बनाता है। यदि शरीर में क्षमता ना हो तो कितनी भी दवाई आप सेवन कर ले वो स्वस्थ नहीं बना सकती। तो इम्यून सिस्टम मजबूत होता है विटामिन सी रिच डाइट्स और विटामिन आदि जो B12 आदि और विटामिन डी और आयरन कंटेंट, पोटेशियम आदि, सोडियम आदि की मात्रा जितनी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की मात्रा जिनसे हमें प्राप्त होती है, तो उसका सेवन उसे इस प्रकार से करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? और अब आप लोग इतने हैं रचना इंद्री के लोलुपी, सब कुछ समझते हुए भी करोगे वही जो करते हुए आ रहे हैं। वही प्रिजर्वेटिव वाला फूड खाओगे, वही पैकेज्ड फूड खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, उसी में लगे रहोगे। तला हुआ उतना नुकसान नहीं करता जितना प्रिजर्वेटिव डला हुआ, केमिकल्स डला हुआ और पैकेज और प्रोसेस्ड फूड होता है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये बचाव बहुत आवश्यक होता है। तो इस महीने में चूँकि अब कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है, यानी दिवाली का महीना आ गया है, और ऋतु कौन सी लग गई है, हेमंत ऋतु। तो 2 महीने का काल है, कार्तिक और मार्गशीर्ष, जिसे मक्षिर भी कहा जाता है। ये 2 महीने इस हेमंत ऋतु के माने जाते हैं। तो इन दोनों महीनों में हमें अपने आप को बचाना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अल्टरनेट बहुत सारे हैं और प्रोटीन्स के भी हैं, उसका ध्यान रखना है। और फैट्स आदि जो है, हेल्दी फैट्स किससे मिलेगा, ठीक है। अभी इस विषय को इतने ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।